हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट गुरु चैनल पे। हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। वीडियो आप लोग देख के नोट्स भी था लास्ट में, उसको कवर कर लीजिएगा। और आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 उस चैप्टर में आगे। तो इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने पढ़ चुका था प्रकाश क्या है, प्रकाश का दीप्त पिंड अदीप्त पिंड वगैरह लेके प्रकाश के परावर्तन का नियम तक हम लोगों ने पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग बिल्कुल एकदम याद कर लेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। पहला नियम कहता था आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होता है। आपतन कोण की जया, परावर्तन कोण की जया दोनों बराबर होता है, I बराबर R होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। इस चैप्टर में अब आगे है दर्पण, मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? शीशा, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, बाइक के बैक मिरर में यूज होता है शीशा। एक दर्पण का मतलब क्या हो गया? शीशा। दर्पण सबसे पहले ये जानना जरूरी है, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक सतह रजतित किया हुआ रहे, वह चिकनी और चमकीली सतह जिसका एक भाग रजतित किया हुआ रहे और जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयी दर्पण। तब एक एक करके जानेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और परवलयी दर्पण किसे कहते हैं। तो तीनों का परिभाषा हम आपको बता देते हैं, लेकिन क्लास 10 में जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ते हैं। समतल दर्पण तो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम लोग घर में फेस वगैरह देखते हैं। और परवलयी दर्पण आपका ये सौर कुकर वगैरह बनाने में यूज होता है। उसको भी हम लोग सिर्फ परिभाषिक रूप में पढ़ लेंगे, लेकिन इस डिटेल्स के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, ये पहले जानना जरूरी है। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। नंबर 2 गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परवलयी दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलयी होता हो, यानी कि कर्व होता हो। अब देखेंगे समतल दर्पण कैसे कहेंगे, ये हो गया समतल दर्पण प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण ये हो गया गोलीय दर्पण। अब परवलयी दर्पण ये हो गया आपका कर्व होता है, वो बिल्कुल सी शेप में परवल की आकार, एक तरह से कहेंगे परवल होता है ना ऐसे, तो उसका आधा भाग परवलयी दर्पण होने से परवल के आकार का ही होता है, तो ये कर्व होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलयी हो उसे परवलयी दर्पण कहते हैं। अब हम जानेंगे बारी बारी से कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार फिलहाल हम ऐसे लिख दे रहे हैं, उसका लास्ट में तो हम वीडियो के लास्ट में PDF प्रोवाइड कर ही रहे हैं, आपका PDF अपलोड कर दे रहे हैं, तो वहां से आप लोग नोट्स कर लीजिए, बाद बाकी सिर्फ यहाँ देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। तो हम बारी बारी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं का परिभाषा होता है ऐसा गोलीय दर्पण। देखिए अवतल उत्तल जब हो जाएगा वो बिल्कुल गोल नहीं रहेगा, वो बीच से कट के दर्पण बनता है, क्योंकि गोलीय नहीं होता है, ऐसे होता है दर्पण। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, दर्पण ऐसे होता है, आधा अर्धगोला। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजतित किया हो। तब हमें जानना जरूरी ये रह गया कि रजतित किसे कहते हैं, कलई किसे कहते हैं। देखिए कोई भी मिरर होता है, आपके घर पे भी हो तो आप देख सकते हैं, या लैब में भी आप देख सकते हैं, कोई भी अगर मिरर है उसका पीछे भाग क्या किया हुआ रहता है, वो कलर किया हुआ रहता है।
कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो या फिर आपका गोलीय हो, इसमें क्या होता है वो पीछे पेंट किया हुआ रहता है। इसी पेंट को हम लोग कहते हैं रजतित कलई। ठीक है, इसको कलई भी कहा जाता है और रजतित भी क्या कहा जाता है। तो हम लोग परिभाषा में क्या पढ़ेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजतित किया हुआ रहे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का फिगर होता है। अभी हम लोग जानेंगे इसमें कि आपका ये क्या है, एफ क्या है, सी क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके आगे आता है नंबर 2 पे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदरूनी भाग रजतित किया हुआ रहे, कलई किया हुआ रहे, पेंट किया हुआ रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रजतित किया हुआ रहे उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और उत्तल में किसे कहेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका भीतरी भाग रजतित किया हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें जो परावर्तन होता है वो इस प्रकार होता है। अगर कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आती है तो उसका परावर्तन इस प्रकार से होता है, और इसमें इसका परावर्तन इस प्रकार से होता है। तो देखिए अंतर पड़ा ना, इसका भीतरी सतह धसा हुआ रहता है, इसका भीतरी सतह क्या रहता है? धसा हुआ रहता है, और इसका परावर्तक सतह जो होता है भीतर की ओर ये धसा हुआ रहता है। और उत्तल में क्या होता है? इसका भीतरी सतह जो धसा हुआ है उसमें पेंट क्या रहता है, बाहरी जो उठा हुआ भाग होता है उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। अब दर्पण में आगे पढ़ने से पहले हम लोग को जानना कुछ बातें जरूरी है, जैसे जिसमें फर्स्ट है आपका ध्रुव किसे कहते हैं, नंबर 2 वक्रता का केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस हो गया, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष। तो इन बातों को जानना पहले जरूरी है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो पहले एक दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण भी बनाते हैं। तो मुख्य अक्ष के दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु कहिए, या फिर देखिए कोई भी गोलीय दर्पण, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण ऐसा होता है, तो इसका जो व्यास होता है, दर्पण का व्यास, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का जो व्यास होगा उसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण का व्यास आपका कहां से होगा? बिल्कुल बीच से होगा। बिल्कुल बीच से होगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इसमें अब अगला पढ़ेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। सेकंड पर पढ़ेंगे किसको? वक्रता केंद्र को पढ़ेंगे। तो वक्रता केंद्र को क्या पढ़ेंगे कि देखिए गोलीय दर्पण, अभी हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जो इसका जो केंद्र है उसे ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सी से डिनोट करते हैं सेंटर इसे। तो इसका परिभाषा क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को
वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब आएगा वक्रता त्रिज्या के बारे में। क्या कहेंगे किसको, तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, सी से डिनोट करते हैं केंद्र को। तो वक्रता त्रिज्या में पढ़ेंगे हम लोग थर्ड में किसको पढ़ेंगे, हम लोगों ने मुख्य अक्ष पढ़ चुका है, वक्रता केंद्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण, सॉरी वक्रता त्रिज्या से पहले हम लोग ध्रुव को पढ़ते हैं। ध्रुव किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल जिसे पी से डिनोट किया जाता है। अब पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग किससे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। अगला है फोकस। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, एकदम परफेक्ट बीच में होगा, बीच को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अगला है फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। तो मुख्य अक्ष हो गया, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से, और वक्रता केंद्र को सी से, और ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। इतना याद रखना पड़ेगा भाई, ताकि आप लोग आगे इसमें पढ़ पाएँ और आगे अच्छा से समझ पाएँ, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत होता हो आपको अगर समझने में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन को, या फिर प्रॉब्लम को आप कॉपी में लिख के उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो वीडियो, फिर से एक वीडियो आपके लिए स्पेशली बना के व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे इस चैप्टर में क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ और वक्रता केंद्र, और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। एफ बराबर R/2 होता है इसका समीकरण। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करके अच्छे से वीडियो को बना के एक अलग से वीडियो, जितना भी लगभग सिद्ध करने वाला है उसको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बीच में नहीं रखेंगे इसको। चैप्टर का जितना भी प्रूफ करने वाला है इसको आप अलग से भी देख के तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए सिद्ध करने वाला को अभी हम साइड करके लेके चलते हैं, और सिद्ध करने वाला का एक अकेला वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। वो लोग आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, और वैसे आप लोग समझने में भी बेहतर होगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सिद्ध करते हैं 10-15 मिनट, उसी वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। इसीलिए सिद्ध करने वाला को अलग से वीडियो डाल देंगे, आप लोग उसका तैयारी कर लीजिएगा। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आगे इस चैप्टर में है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भी इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, जिसको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, और चैप्टर में आगे जो दर्पण पे आपका जो बनेगा वो भी प्रतिबिंब ही बनेगा। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये हम लोग पहले जानेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब का परिभाषा होता है किसी बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण, किसी बिंब ने किसी वस्तु से निकला हुआ, किसी भी बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब।
पहला होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आइए वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, दो नाम से इसको जाना जाता है। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब तो हम लोगों ने जान लिया, अब आभासी प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को जानना बिल्कुल जरूरी है। तो पहले हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रतिबिंब क्या पढ़ा कि किसी बिंब से निकली हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? कि किसी बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण, किसी बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण किसी बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। वहाँ बनता है जो प्रतिबिंब जो बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है। और स्थिति कैसा होता है इसका आगे हम लोग देखेंगे। अब आते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो किसी बिंब से निकला हुआ, फटाफट बना लेते हैं फिगर। किसी बिंब से निकला हुआ प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंब से निकली हुई प्रकाश किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। देखिए दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे हमें दिखाई नहीं देगा, तो काटती हुई प्रतीत होती है, तो इसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक को ही आभासी कहा था, अभी हम आप लोगों को बताया। अब दोनों में अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर हम लोगों ने क्या देखा? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में पहला अंतर क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब में परफेक्ट एक जगह दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? परावर्तन होने के बाद बिंब से आती हुई प्रकाश किरण एक जगह काटती है, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसका परिभाषा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसी को लिख देंगे। इसमें पहला उसका अंतर वही हो जाएगा कि काटती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब, काटती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। नंबर सेकंड आ जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये दो हम लोगों ने इसमें अंतर पढ़ लिया। तो तीसरा इसमें हम लोग अंतर क्या पढ़ेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये पर्दे पर प्राप्त होता है। और आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। तीन अंतर हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। तो आप लोगों को ये जो पॉइंट है ये समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। तो पर्दे पर प्राप्त होना, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर कैसे प्राप्त होता है? तो इसको हम लोग को देखने के लिए एक कैंडल लेंगे। रियल में आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी हम जैसे फिगर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मोमबत्ती ले लेंगे, इसको जला के एक मिरर को यहाँ रखेंगे। तो एक टाइम में क्या होगा कि आपका क्या यहाँ पे प्रतिबिंब सिर्फ इसमें बनेगा, इस दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन इसी को हम अगर दर्पण को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसका एक यहाँ पर सेम मोमबत्ती यहाँ पर हम लोग
पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई भी सरफेस पेपर रख के यहाँ पे हम लोग उसका इमेज उतार सकते हैं। उसी को कहा जाएगा पर्दे पर प्राप्त होना, पर्दे पर ना प्राप्त होना। प्रैक्टिकल कीजिएगा, बिल्कुल होगा। अगर प्रैक्टिकल में आप लोग से नहीं होता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्रैक्टिकल में ये सिद्ध नहीं हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल करके हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। जो तथ्य हमारे किताबों में लिखी गई है उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे शुरू में आप लोगों को बताया था कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो कोई भी जो आपको पॉइंट दिया गया है साइंस में, उसको बहुत ही अच्छे से पहले प्रैक्टिकल किया गया है, उसके बाद आपको किताब में दिया गया है। तो ये ना सोचेंगे कि ये चीज़ होता है या नहीं होता है, वो परफेक्ट होता है तभी आपके किताब में दिया गया है। तो इसको पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकल करने का अगर व्यवस्था हो कि आपके पास, तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़ होता है। अगला जो इसमें एक टॉपिक है वो क्या है, द्वारक किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण पर अपने वक्रता केंद्र से जो कोण बनाता है, इसी कोण को द्वारक कहा जाता है। गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, इसी को द्वारक कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न जगह पर रखकर, भिन्न भिन्न जगह पर क्या रखेंगे, बिंब को रखेंगे और दर्पण से क्या उसका प्राप्त करेंगे, प्रतिबिंब प्राप्त करके देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो कहाँ बनता है, उसके बाद अनंत और सेंटर के बीच रखा जाता है तो कहाँ बनता है, सेंटर पर रखा जाता है तो कहाँ बनता है, सेंटर और एफ के बीच रखा जाता है तो कहाँ बनता है, फोकस पर रखा जाता है तो कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो कहाँ बनता है, और पोल पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। हम लोग बारी बारी से अवतल दर्पण में इसे सिद्ध करके देखेंगे यहाँ पे फिगर के साथ। तो इस चैप्टर में आगे है, अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे बिंब का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं हम लोग। सबसे पहला केस जो आता है, सबसे पहला केस है जब बिंब कहाँ हो, बिंब अनंत पर हो। जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, हम लोग उसको देखेंगे। बड़ा सा फिगर बनाते हैं, फिगर को मिटा दिया करेंगे, ये जितना हो सकेगा एक ही फिगर पर हम उसको प्रूफ करके दिखा देंगे आप लोगों को। ये कोई MN एक दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसमें क्या कहा गया है, जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रकाश किरणें कहाँ आएगा वो आप देखिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब वस्तु बिंब कहाँ हो, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उससे आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहाँ चली जाती हैं। आपको इसमें दिखाना रहता हो तो इसे लिख देते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं, आप लोगों को समझ में बिल्कुल आना चाहिए, समझना बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें पहला क्या होता है, इसकी स्थिति हम लोग को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या घटनाएं होती है, इस साइड लिखें, इस साइड लिखें, इस साइड लिखते हैं। पहला हम लोगों ने इसमें क्या देखा, पहला हम लोगों ने इसमें देखा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है। नंबर सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, इसमें प्रतिबिंब, अब हम लोग तो अनंत पर देख नहीं सकते हैं, काफ़ी बड़ा वहाँ प्रतिबिंब होगा, तो यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, किससे, बिंब से। नंबर थर्ड हम लोगों को क्या देखें, इसमें देखा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
पहला हम लोगों ने देख लिया, जब प्रतिबिंब को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है, और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब नंबर सेकंड इसमें हम लोग केस देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा वस्तु को घसका के लेके कहाँ आते हैं, ठेल के लेके आते हैं। चलो फिर से एक फटाके दर्पण बना लेते हैं। अब आ गया वस्तु कहाँ, यहाँ आ गया। देखिए दर्पण में कोई भी बिंब से आ रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट रह गया, वो आप लोग कर लीजिएगा उसको, बाद बाकी आप लोगों को नोट्स में मिल ही जाएगा कि दर्पण पे कोई भी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर चली जाती है। फिर रेड मार्कर से बना देते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। तो हम लोगों ने इसमें भी क्या देखा कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ये उल्टा बनेगा तो ये वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, बिंब से छोटा बनता है, और कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है, तो देखिए इस जो 5-6 हम पोजीशन पढ़ेंगे, इसमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में हो या फिर आपका नंबर पे हो, सब्जेक्टिव में उस पर पूछा जाएगा। लेकिन अधिकांश चांस रहता है कि इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है सब में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसका पोजीशन पे जरूर होगा। तो इस अगर 5-6 चीज़ों को आप बिल्कुल याद रख लेते हैं तो आपका 1 नंबर ये एकदम रखा हुआ है फिजिक्स में। तो देखिए जब इसको कहाँ रखे, अनंत और सी के बीच रखे, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, सी और एफ के बीच प्राप्त हुआ। अगला हम देखते हैं जब वस्तु को सेंटर पर लेके आते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग देखते हैं। टेढ़ा हो जाता है, इसको आप लोग स्केल वगैरह से बनाएंगे, बिल्कुल सीधा बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जब वक्रता केंद्र पर होता है तब कहाँ बनता है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो पहला क्या लिखेंगे, पहला मिल गया हमको, क्या बनता है वो उल्टा बनता है। नंबर 2 वस्तु के बराबर बनता है। नंबर 3 ये क्या बनता है, वक्रता केंद्र पर ही इसका पोजीशन होता है, वक्रता केंद्र पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये हम लोगों ने कितना पढ़ लिया इसमें टोटल, 3। पहले अनंत, फिर वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब वक्रता केंद्र पर। अब हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो उसका स्थिति को हम लोग देखते हैं। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है, हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि जब बिंब कहाँ हो, वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच। नंबर सेकेंड, हम लोगों ने क्या देखा कि ये कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नंबर थर्ड, वस्तु से या बिंब से, जो लिखिए आप, बिंब से बड़ा बनता है। तो हम लोग 4 पोजीशन को पढ़ लिए। फोकस एफ पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति। इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, जब हम आपको बताएंगे लास्ट में कि कैसे याद रखना सारे पोजीशन को। तो पहला क्या हम लोग को इससे मिला कि जब प्रतिबिंब बिंब को हम लोग कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। नंबर सेकेंड, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वहाँ पे उल्टा बनेगा। और नंबर थर्ड, वस्तु से या बिंब से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और नंबर छठा पोजीशन हम लोग देख, तो जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, बिंब को फोकस एफ और पी के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे। नंबर सेकेंड, दर्पण के पीछे कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा होने का मतलब वो क्या हो गया, काल्पनिक होगा। नंबर थर्ड, वस्तु से या बिंब से बड़ा होगा। ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों कि जब दर्पण में कहाँ रखा जाएगा, वस्तु को फोकस एफ और पी के बीच रखा जाता है, तो बिंब कहाँ प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे होने का मतलब वो सीधा दिख रहा है, सीधा होता है, और सीधा होने का मतलब काल्पनिक होगा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगला हम पोजीशन को देखेंगे, अब उसको हम ध्रुव पर लेके आते हैं। तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे प्राप्त होता है दोस्तों, कटने के बाद। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा इसमें कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब ध्रुव पर ही प्राप्त होता है। तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा। नंबर 2, सीधा बनेगा। नंबर 3, वस्तु के बराबर बनेगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें 6 पोजीशन था, 6 पोजीशन को बारी बारी से पढ़ा। अब एक बार हम उसको एक साथ देखते हैं।
दोस्तों हम लोगों ने इसमें 7 पोजीशन पढ़ा, नंबर हमने देखे थे, मिस्टेक हो गया, 6 बोला मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 7 जो पोजीशन पढ़ा इसमें हम लोग देखेंगे कि जब अनंत पर हो तो कहाँ बनता है, फोकस पर। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, जब अनंत पर हो तो फोकस पर, जब फोकस पर हो तो अनंत पर। एक याद हो गया, जब अनंत पर हो तो फोकस पर, फोकस पर हो तो अनंत पर, वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। 2 याद हो गया, ध्रुव पर हो तो ध्रुव पर ही बनता है। 4 हम लोगों ने बिल्कुल याद कर लिया आसान चुटकी बजा के। अनंत पर हो तो फोकस पर, फोकस पर हो तो अनंत पर, वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर हो तो ध्रुव पर बनता है। अब बचता है अनंत और वक्रता केंद्र। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, सॉरी, वक्रता केंद्र और फोकस हो, जब अनंत और वक्रता केंद्र हो, अनंत और वक्रता केंद्र हो, तब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और जब वक्रता केंद्र और फोकस हो तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच। ये भी आसान था। जब अनंत और वक्रता केंद्र और फोकस सी एफ के बीच हो तो अनंत सी के बीच, अनंत सी हो तो सी और एफ के बीच। देखिए सी एफ के बीच हो तो अनंत सी, ये दोनों आगे इसमें संबंध। और जब आपका सी एफ के बीच हो तो अनंत सी, इस दोनों का संबंध पकड़ लिया। तो फोकस पर हो तो फोकस पर बनता है आपका वक्रता केंद्र, सॉरी, जब फोकस पर हो तो कहाँ बनता है, अनंत पर, अनंत पर हो तो फोकस पर, वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर बनता है, ध्रुव पर हो तो ध्रुव पर बनता है। सी और एफ के बीच हो तो अनंत सी के बीच, अनंत और सी के बीच हो तो सी और एफ के बीच बनता है। अब हम लोग देखेंगे इसका सीधा और उल्टा, प्रतिबिंब सीधा और उल्टा कहाँ बनता है। तो लगभग हम लोगों ने क्या देखा, अनंत पर से अनंत, सी, सी एफ, एफ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, एफ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, यहां तक प्रतिबिंब क्या बन रहा था, टोटली उल्टा बन रहा था। यहां प्रतिबिंब क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए अनंत, सी, सी एफ, एफ, अनंत, सॉरी, देखिए आप लोग को ऐसे दिखाते हैं एक बार, अनंत, अनंत सी, सी, सी एफ, एफ, एफ पी, पी। 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन हम लोगों ने देख लिया। ऐसे रहेगा ना, अगर आप आंख मूंद के भी देखें अगर, तो आपको वो दिखाई देगा अनंत, अनंत सी, सी, सी एफ, एफ, एफ पी, पी। 7 पोजीशन हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने एफ तक जो देखेंगे, एफ तक याद रखेंगे बिल्कुल, वो उल्टा बनता है। एफ तक क्या बनता है, उल्टा ही बनता है। और बाद बाकी जो जो 2 पोजीशन बनता है, फोकस एफ और ध्रुव के बीच, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, 2 ही कंडीशन में। और उल्टा बनने का मतलब है कि ये वास्तविक बनता है, सीधा बनने का मतलब है ये काल्पनिक बनता है। 2 हम लोगों ने इसका कंडीशन पढ़ लिया। अब रहता है बात बड़ा छोटा का, तो वो भी देखते हैं बड़ा छोटा कहाँ बनता है। तो हम लोग क्या देखें, फोकस पर बनता है तो वहाँ क्या होता है, छोटा होता है। देखिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद होगा। फोकस पर होगा, जब अनंत पर बनता है, फोकस पर बनता है तो कैसा बनेगा, छोटा, स्मॉल। और वक्रता के अंदर सी के बीच, इसका बीच हो तब कैसा बनता है, यहाँ भी स्मॉल ही बनता है। इसके बाद वक्रता केंद्र पर हो तो यहाँ पर इक्वल बनता है, बराबर। उसके बाद आपका आता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है, तो यहाँ पे बड़ा बनता है, बिग। यहाँ पे आपका बहुत बड़ा बनता है, यहाँ भी बिग होगा, बड़ा बनता है, बहुत बड़ा। इसके बाद यहाँ पे आपका
बराबर, सॉरी, यहाँ आपका बनता है फोकस, इसमें आपका वस्तु से यहाँ बड़ा बनता है, सॉरी बिग बनता है, यहाँ पे बराबर बनता है, इक्वल। आपका दो कंडीशन में तो इक्वल बनता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव सी और पी पर होता है तो इक्वल बनेगा। तीन कंडीशन, जैसे एफ पार वक्रता केंद्र पार करेंगे तो बड़ा बनता है, एफ के वक्रता केंद्र के आगे जो कंडीशन है वो आपका स्मॉल बनता है, बाद बाकी दो इक्वल बनता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये 6 पोजीशन पढ़ा अवतल दर्पण में कि बिंब को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन 1 एग्जाम में आएगा। अब हमें ये जानना भी जरूरी है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कहाँ होती है। हम प्रतिबिंब को किस पोजीशन पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्राप्त होती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम अब देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अवतल दर्पण का जितना लंबा है, अवतल दर्पण में आपका 6-7 पॉइंट है, लेकिन उत्तल दर्पण में आपका सिर्फ 2 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट सॉरी। तो इसमें आप वस्तु की स्थिति अगर हम ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर ही होगी। याद रहेगा कि अगर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को ध्रुव पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ध्रुव पर ही होगी। और अगर ध्रुव और अनंत के बीच हो, ध्रुव और अनंत, हम फिगर 1 देखते हैं यहाँ पे छोटा सा। ये सेंटर हो जाएगी, ये काल्पनिक फोकस, ये काल्पनिक सेंटर। तो अगर इसमें हम ध्रुव पर रखते हैं, अगर वस्तु P पर होती है तो प्रतिबिंब P पर ही बनेगी। ध्रुव पर प्रतिबिंब वस्तु है तो प्रतिबिंब भी P पर ही बनेगी। उसके बाद सिर्फ 2 कंडीशन है ध्रुव और अनंत के बीच, या P और अनंत। यहाँ पे अगर अनंत है, P और अनंत के बीच वस्तु को कहीं भी रखें, अनंत C के बीच, C पर, CF के बीच, F पर या FP के बीच, इस बीच में अगर कहीं भी कोई भी स्थिति हो तो वो सीधे ध्रुव तथा फोकस के बीच ही बनेगी। ध्रुव तथा फोकस के बीच ही, यहीं पे प्रतिबिंब उसका प्राप्त होगा। एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन अगर हो अनंत और P के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच अगर कहीं भी वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब हमें फोकस और ध्रुव के बीच ही प्राप्त होती है। लास्ट कंडीशन अनंत पर हो तो फोकस पर, जैसा हम लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा था कि ध्रुव पर होता है तो ध्रुव पर बनता है, अवतल पर होता है तो फोकस पर बनता है, फोकस पर होता है तो अवतल पर बनता है। इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक ही सिर्फ कंडीशन याद रखना है कि ध्रुव और P अनंत के बीच अगर वस्तु को कहीं भी रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही प्राप्त होगी। अब आते हैं इसकी प्रकृति, उल्टा काल्पनिक और वास्तविक के बीच। इसमें तो ध्रुव पर रखते हैं तो आभासी बनेगी, ध्रुव पर रखेंगे तो आभासी बनेगी। आभासी में सीधे जानते हैं कि सीधा बनती है, सारा कंडीशन इसमें आभासी होता है, सारा कंडीशन सीधा होता है। हम लोगों ने इसको याद रखने का तरीका क्या याद रखा, ध्रुव पर है तो ध्रुव पर अवतल की तरह, अनंत पर हो तो फोकस पे अवतल की तरह, और अगर ध्रुव और अनंत के बीच हो तो ध्रुव और फोकस के बीच इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तीनों कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर ध्रुव पर हो तो बराबर, इसके बाद छोटा या और बहुत छोटा। ये आ गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग हमारे 10th क्लास का जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में दर्पण का पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इससे आता ही आता है। अवतल दर्पण के प्रयोग से, उत्तल दर्पण के प्रयोग से एक ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ये हम देखते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि कौन सा दर्पण हमें किस प्रकार की वस्तु को किस प्रकार दिखाता है। तो अवतल दर्पण जो है वस्तु को हमेशा बड़ा करके दिखाता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, वो दूर की वस्तु को नज़दीक ला के दिखाता है। तो ये याद रहेगा। देखिए, आम लाइव जीवन में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण जो बाइक का बैक मिरर होता है, जो हम लोग बाइक चलाते हैं उस पीछे देखने का जो बैक मिरर लगा रहता है, पार्श्व दर्पण जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें हमारा उत्तल रहता है। हमेशा ये माइंड में आपका रह जाएगा कि बाइक के पीछे उत्तल होता है। क्यों? क्योंकि हम जब बाइक चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो दूर की जो वाहन होती है वो हमें बैक मिरर पे पीछे की दूर की वाहन नज़दीक हमें यहाँ दिखाई देती है,
और बड़ा सा ट्रक छोटा सा बन के हमें उस मिरर में दिखाई देता है। जितना बड़ा अगर हमारा शरीर होता है समतल दर्पण में उतना ही बड़ा दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उत्तल दर्पण के सामने जाते हैं तो वस्तु को नज़दीक और छोटा करके दिखाता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, नज़दीक और बड़ा करके दिखाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इसका उपयोग जो होता है वो है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं। हजामती मतलब समझते हैं, नाई के दुकान में जो रहता है हजामत जो उसको कहा जाता है, वही हजामती दर्पण या नाई के दुकान में हजामती दर्पण में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आपका अगर दर्पण के पार्ट से पूछा जाता होगा दर्पण में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अवतल का हमको लोग टिक मार के आना है। नंबर सेकंड हम लोग कंडीशन आता है, इसमें हम लोग को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। इसका सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोलर कुकर में जो बड़े पैनल लगे होते हैं अवतल दर्पण के, वो सूर्य की रोशनी को बड़ा करते हैं और फैलाते हैं, जिससे कारण ताप बढ़ता है। और सोलर कुकर में हमारा जो कुकर में क्या काम होता है, हम लोग अनाज पकाते हैं, चावल दाल पकाते हैं, वो जल्दी पक जाता है। नंबर थर्ड में हम लोग देखेंगे मोटर कार के हेडलाइट में उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे। नोट्स तो हम आपके वीडियो को लास्ट में आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वहाँ से देख के आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, नहीं तो लंबा चैप्टर है, वीडियो बहुत ज़्यादा पार्ट में पड़ जाएगा, इसीलिए जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि वो बड़ा करता है लाइट को। छोटा सा जो बल्ब होता है हेडलाइट के बीच में, वो देखिए हम लोग जो देखते हैं ना, तो ये मत सोचिएगा जो हेडलाइट लगी होती है गाड़ी में उसका जो बाहरी शीशा है वो अवतल दर्पण होता है, नहीं, वो एक प्लेन मिरर होता है, वो एक शीशा कांच का टुकड़ा होता है या फिर फाइबर होता है। दर्पण जो होता है वो जो बल्ब लगी होती है इस पॉइंट पे, बीच पॉइंट पे, ये जो सारा चमकता हुआ भाग हम लोग को दिखाई देता है वाइट अंदर में, वो दर्पण होती है। देखिए आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का हमेशा दर्पण उसके अंदर रहता है। तो याद कीजिए, जब दर्पण इस प्रकार का हो और इधर कलाई किया हुआ रहे तो वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो मोटर कार और हेडलाइट के मोटर कार, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी है वाहन है, उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर फोर्थ में हम लोग देखते हैं ये नाक, कान, गला, यानी जो भी हमारे शरीर का ऐसा पार्ट्स है जहाँ पे हम आम तरीके ऐसे नहीं देख सकते हैं, वहाँ पे देखने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, बस हम ऐसे ही बनाए जाते हैं। जो डॉक्टर होता है और जो मरीज होता है, अगर मान लीजिए डॉक्टर को मरीज के नाक में देखना हो या फिर कान में देखना हो या फिर गले में देखना हो मुंह के रास्ते से, तो वो एक यहाँ पे बल्ब लगी होती है
और डॉक्टर क्या करता है, अपने सर पे बेल्ट के माध्यम से यहाँ एक बड़ा सा अवतल दर्पण गोल टाइप से वो यहाँ पे लगा लेता है और दर्पण को इस प्रकार से सेट करता है वो अपने माथे पे, ताकि यहाँ से फोकस डायरेक्ट कहाँ पे जाए, वो रोगी के कान नाक गले जिसमें देखना जाता है उस भाग में वो रोशनी का पॉइंट जाए। क्योंकि ये क्या करता है, दर्पण एक पॉइंट पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये ढेर सारा लाइट जो आता है इसको एक जगह वो केंद्रित करता है जहाँ पर डॉक्टर देखना जाता है, इसीलिए नाक कान गला को देखने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। दूरबीन में, परावर्तक दूरबीन में परावर्तक दूरबीनों में इसका प्रयोग परावर्तक दूरबीनों में भी किया जाता है। इस प्रकार से अनेक उपयोग हैं जो इसके आगे आएगा वो हम नोट्स में दे ही देंगे, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। बाद बाकी इतना प्रयोग 5 प्रयोग हम लोगों ने देखा उपयोग इसका। ये 5 उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन ये एकदम है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाक कान गला देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को देखने में करते हैं। परावर्तक दूरबीनों में इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग आता है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखिए, ये 4 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसको हमने क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया है और इसको हम ओरल में आपको ऐसे बता देते हैं और नोट्स में रहेगा, आप लोग वहाँ से याद कर लीजिएगा उसको। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम आप लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद आपको रटने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्या, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों। लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्यों लग जाए या बीच में क्यों लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका आंसर सुनिए अब क्या होता है कि अवतल दर्पण में जब चेहरे को, आखिर हजामती यानी कि नाई के दुकान पर जो शीशा होगा उसको क्या करेंगे, आलू प्याज तो बेचेंगे कि यूज करेंगे नहीं, उसको यूज करेंगे किसे, चेहरा देखने के लिए। तो अवतल दर्पण में ध्यान सुनिएगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, यानी कि वस्तु क्या आ जाएगा वहाँ पर, चेहरा। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण में जब चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो वो क्या करता है, चेहरे का साइज को बड़ा कर देता है, जिसमें चेहरे के साइज साथ में क्या हो जाएगा, ये दाढ़ी बियर्ड जो होता है हमारे, मूछ जो होते हैं हमारे, बाल जो होते हैं हमारे, छोटे छोटे जो बाल हैं वो हमें बड़े करके दिखते हैं और उसे अच्छा आसानी से साफ किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में जब चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो छोटे बाल भी बड़े बाल दिखाई देते हैं, जिसके कारण आसानी से साफ किए जा सकते हैं। इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्यों। या अवतल दर्पण में सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों, या फिर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। इसका आंसर हम लोग सुनते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें को वो क्या करता है, अभिसारित कर देता है। दर्पण क्या करता है, अभिसारित कर देता है, जिसके कारण ऊष्मा जो है वो ढेर सारा ऊष्मा एक जगह एकत्रित हो जाती है और खाना आसानी से पक जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रोगी के कान नाक गला को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है क्यों। अभी आपको हमने फिगर के माध्यम से समझाया था कि अवतल दर्पण को डॉक्टर अपने माथे पे इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, लगा लेते हैं बेल्ट के माध्यम से, ताकि जो रोशनी आती है बल्ब से वो एक जगह एकत्रित होके रोगी के नाक कान और गले में दिखाई दे। इसीलिए डॉक्टर रोगी के नाक कान गला को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाती है, अभिसारित हो जाती है। अभिसारित होने का मतलब एक जगह एकत्रित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि ये रोशनी को
इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हेडलाइट के फोकस पर यानी कि फोकस पर रखा जाता है तो वो क्या होती है, अनंत पर जाती है। हमने पढ़ा था कि फोकस पर रखने पर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो फोकस पे जब बल्ब को रखा जाता है तो वहाँ जो फॉक्स निकलती है वो बिल्कुल समांतर हो जाती है और हमें रोड पर देखने में आसानी हो जाता है। अगर मान लीजिए उसको फोकस पर न रख के फोकस से आगे पीछे रखा जाए तो या तो अनंत पर चली जाएगी रोशनी, या तो एक जगह एकत्रित हो जाएगी, तो रोड को देखने के हमें आसानी नहीं होगा। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग में फोकस पर बल्ब को रखा जाता है और उससे निकलने वाली प्रकाशीय किरणें समांतर हो जाती है, जिसके कारण रोड पर देखने में आसानी हो जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोगों ने पढ़ा, अब उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला किया जाएगा मोटर कार या फिर कोई भी वाहन, बाइक हो, मोटरसाइकिल या फिर कार हो या फिर ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, इसके मोटर कार या वाहन के साइड मिरर यानी पार्श्व दर्पण, मोटर कार वाहन के साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूर की वस्तु को नज़दीक और छोटा करके दिखाता है, इसीलिए। नंबर सेकेंड आ जाएगा इसका क्या, सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइन, स्ट्रीट ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे, सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट यानी कि होता है किनारे लगे लाइट, यानी जो खंबे में हम लोग देखे हैं कि ये सड़क होती है, इसके किनारे कहीं खंबे पे एक लाइट लगा हुआ होता है, एक बार लाइट लगा हुआ होता है सड़क के किनारे, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। सड़क किनारे लगे लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम लोगों ने अवतल दर्पण में पढ़ा कि क्यों किया जाता है, उसी प्रकार हम इसका भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार या वाहन के साइड मिरर के पार्श्व दर्पण में किया जाता है। क्यों? मोटर कार वाहन के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। क्यों? दो ही है, इसलिए दोस्तों साथ साथ में हमने लिख दिया, किया जाता है क्यों। कारण आप लोगों को हमने अभी जस्ट बताया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें लिखेंगे, इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण कहीं दूर में स्थित किसी भी वाहन को हम एक छोटे से शीशे में देखने के लिए में आसानी होती है। इसीलिए हम वाहन या कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा क्या, कि सड़क किनारे लगे लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? इसमें भी कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें स्टैंड पे लगे छोटे से लाइट में भी छोटे से भी लाइट में वो उत्तल दर्पण क्या करता है, उसको फैला देता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण क्या करता है, उसको फैला देता है। तो लाइट थोड़ा सा ही ऊपर में एक बल्ब जलता है, लेकिन वो शीशे के माध्यम से, उस दर्पण के माध्यम से लाइट फैल जाता है और सड़क पर ज़्यादा दूर तक देखने में हमें
आसानी होती है। इसीलिए सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में भीतरी सतह पर परावर्तन होता है, यानी इसका परावर्तन जो होता है वो इस गहराई में इसका परावर्तन होता है। इस प्रकार रखते हैं तो इस प्रकार से परावर्तन होकर रोशनी वापस आती है ना, किरण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह पर होता है, यानी इसका परावर्तन इस निकले हुए उभरे हुए भाग पर होता है। अवतल दर्पण का दृश्य क्षेत्र वो काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, डॉक्टर जो है वो रोगी के नाक कान गला को देखने में करता है, ताकि ज़्यादा रोशनी एक जगह एकत्रित होकर दिखाई दे। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, यहाँ छूटा हुआ है, हजामती दर्पण तथा मोटर वाहन के हेडलाइट में किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये 3 हम लोग अंतर इसमें याद रखेंगे, और एग्जाम में अगर आ जाए तो बिल्कुल एग्जाम में फाड़ के आ जाएंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल ध्यान से पढ़े दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी अध्ययन चल रहा है। इसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा है हमारे सामने कि बिना छुए आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। हमें छूना नहीं है, टच नहीं करना है, लेकिन ये बताना है कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकली किस प्रकार बताएंगे, आंसर लिखेंगे कि हम तीनों दर्पण के सामने, आंसर लिखेंगे, हम तीनों दर्पण के सामने बारी बारी से किसी वस्तु को लेकर जाते हैं। अगर ये मान लेते हैं ये दर्पण है, तीनों दर्पण है, एक ये दर्पण मेरे सामने रखा हुआ है, एक ये दर्पण रखा हुआ है मेरे सामने, और एक ये दर्पण रखा हुआ है मेरे सामने। तो हमें ये बताना है कि इन तीनों दर्पण में क्या क्या अंतर है। तो जब हम इस वस्तु को इस दर्पण के सामने लेके जाते हैं, इस वस्तु को इस दर्पण के सामने लेके जाते हैं, तो इसमें वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, एक ही पोजीशन पर रखते हैं, एक स्ट्रेट लाइट में रस्सी बांध लेंगे, उसके सामने हम लेके जाएंगे, तो यहाँ पे रखेंगे। तो अगर आभासी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी, सीधा और बराबर बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्राप्त हो रही है। क्या, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये समतल दर्पण हो जाएगा। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बने तो ये समतल दर्पण हो जाएगा। और वही उसी लाइट में हम लेके आते हैं इस दर्पण के सामने, तो अगर प्रतिबिंब जो है वो आभासी और छोटा और सीधा बने, आभासी, सीधा और छोटा बने वस्तु से, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बने, आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बने, छोटा बने, तो हम क्या कहेंगे इसको, ये उत्तल दर्पण है। अब लास्ट में हम लेके आते हैं, तो ये तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि समतल उत्तल हो गया, तो लास्ट में अवतल ही बचेगा। लेकिन इसमें क्या क्या प्रकृति होती है इसका, ये जानना जरूरी है। तो जब इस दर्पण को, इस वस्तु को हम इस दर्पण के सामने लेके आते हैं, तो अगर प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बने तो ये अवतल दर्पण होगा। आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बने, बड़ा बने प्रतिबिंब, तो हम ये कहेंगे कि अवतल दर्पण है। क्या क्या होगा, आभासी, सीधा और बराबर होगा तो समतल, आभासी, सीधा छोटा होगा तो उत्तल, आभासी, सीधा बड़ा होगा तो अवतल दर्पण बनेगा। इसमें अगला क्वेश्चन है कि गोलीय विपथन किसे कहते हैं। गोलीय विपथन वह दोष है, एक प्रकार का क्या है, ये दर्पण में दोष पाया जाता है। कैसे दर्पण में दोष पाया जाता है, तो देख इसका परिभाषा है, जन में अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु
से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है, जहाँ तहाँ से गुजर जाती है, ऐसे दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। और इस दोष का उपचार निवारण के लिए हम क्या यूज करते हैं? परवलयी दर्पण का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे इसका परिभाषा। बड़े द्वारक के दर्पण के सामने रखी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें, बड़े द्वारक वाले दर्पण में के सामने रखी अधिक दूरी पर वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब फोकस से होकर नहीं गुजरती है, इस दोष को गोलीय विपथन कहा जाता है। और इस दोष के उपचार के लिए हम क्या यूज करते हैं? परवलयी दर्पण का उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी अगर ये हमें दिमाग में नहीं बैठता है, अगर दर्पण का चिन्ह परिपाटी अगर हम नहीं समझते हैं अच्छे से और नहीं जानते हैं इसके विषय में, तो कोई भी न्यूमेरिकल यानी अंकिक प्रश्नोत्तर जो आपके बुक में दिए हुए हैं वो बनाने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसमें हम लोग जो प्रूफ करते हैं दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, उसमें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि कब कहाँ प्लस आ रहा है, कब कैसे माइनस आ रहा है, वो बिल्कुल सर के ऊपर चले जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान से दर्पण का चिन्ह परिपाटी को हम लोग समझेंगे। अगर आप लोगों ने मैथ में ग्राफ पढ़ा है तो ये समझने में आप लोगों को बिल्कुल आसानी होगी। जिस प्रकार ग्राफ में होता है उसी प्रकार इसमें होगा। ग्राफ में हमारा क्या होता है? एक x और x डैश होता है और एक y और y डैश होता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दूरी को मापते हैं तो इसमें हम लोग 0 से लेके चलते हैं। कोई भी दूरी को अगर हम लोग मापते हैं तो हम लोग इसमें ग्राफ में क्या करते हैं? 0 से मापते हैं। 0 से हमारा क्या, दाहिने साइड सारा प्लस में होता है और बाएं साइड माइनस में होता है, नीचे की ओर माइनस में होता है और ऊपर की ओर प्लस में होता है। सेम यही आपका दर्पण के इसमें होता है चिन्ह परिपाटी में। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के चिन्ह परिपाटी में। ये तो मैथ का था, हमने बता दिया। सेम इसी प्रकार से होता है दर्पण में। तो पहले सर्वप्रथम हम एक दर्पण बनाते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं ये कौन सा दर्पण है। क्या कहा? उत्तल। ध्यान से पढ़िए भाइयों, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का भीतरी सतह अंदर की ओर धंसा होता है और बाहरी सतह पर पेंट किया हुआ रहता है। इसी प्रकार हम लोग दर्पण में पढ़ते हैं। तो इसको हम मानेंगे, जो हम लोग अभी जस्ट मैथ में देखे, y एक्सिस, और इसको हम लोग पढ़ेंगे x एक्सिस। तो दर्पण की सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा? सबसे पहला पॉइंट आप सुनिएगा, यहाँ पे हमारा ध्रुव होता है। दर्पण में सभी दूरियों को तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या जानेंगे कि दर्पण में ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। मूल बिंदु हम लोग मैथ में किसी में माप रहे थे? 0 को लेके, लेकिन दर्पण में हम लोग क्या करेंगे? दर्पण में ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है, चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, चाहे वो फोकस हो, या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो, या फिर वस्तु की दूरी हो। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। दर्पण में क्या करेंगे? ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। नंबर 2 हम लोग देखेंगे, क्या नोट्स में रहेगा दोस्तों, वहां से आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, जो हम लोग लास्ट में नोट्स देंगे। नंबर 2 पे क्या आएगा? देखिए, कोई भी वस्तु हम रखते हैं, आपतित प्रकाश की दिशा ये हुआ, आपतित प्रकाश की दिशा ये हुआ, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा ये हुआ। ये आप लोग बिल्कुल समझ गए कि आपतित किरण की दिशा कौन इधर होगा? इधर प्रकाश जा रही है। आपतित किरण की विपरीत दिशा क्या होगी? जैसे उसका उल्टा। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जिधर आपतित किरण जा रही है, इधर मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। और नंबर 3 में क्या लिखेंगे?
आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। हमने मैथ में पढ़ा था अभी जस्ट कि चतुर्थांश था तो ये 0 था, इधर प्लस होता था, इधर भी प्लस होता था, इधर माइनस होता था, इधर भी माइनस होता था। देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार आ रहा है कि ध्रुव में हम लोग किसको मूल बिंदु मानते हैं, ध्रुव दर्पण में ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां सारी धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सारी ऋणात्मक होती है। नंबर चौथा में हम लोग क्या जानेंगे, दर्पण में ऊपर की ओर, अगर दर्पण में ऊपर की ओर प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है या वस्तु की ऊंचाई होती है तो वो धनात्मक होती है और नीचे की ओर जो होती है वो ऋणात्मक होती है। बिल्कुल चिन्ह परिपटी को याद रखेंगे और इसको हम लोग क्या अब क्या जानते हैं, देखिए तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे किसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। देखिए वस्तु की दूरी हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड, तो वस्तु की दूरी हम लोग किस में मापेंगे, वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं तो ये माइनस में होगा। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब भी क्या होता है इसमें, अवतल में, ये अवतल की बात कर रहे हैं हम, चिन्ह परिपटी ये किसका है, अवतल का, यहाँ लिख रहे हैं तो ये अवतल के लिए है। मतलब बहुत सारे कंडीशन में ये अवतल में फॉलो होता है और जब उस प्रकार बन जाए प्रतिबिंब, उस प्रकार बन जाएगा अगर प्रतिबिंब तो वो प्लस में होगा ऑटोमेटिक। तो इसमें ये भी माइनस में होता है भी, प्रतिबिंब की दूरी किस में मापा जाता है, भी से, तो ये भी माइनस में होता है। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु देख रहे हैं माइनस की ओर है तो माइनस h, हाइट h ले लेते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी माइनस में ले लेंगे, ये ऊपर की ओर है, वस्तु किधर होगी, ऊपर की ओर होगी तो ये धनात्मक होता है। और वही प्रतिबिंब जो बनता है, हम लोग प्रतिबिंब देखे थे ये कैसे बनता है, नीचे की ओर बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, नीचे की ओर बनता है तो नीचे की ओर बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होता है। और वही अगर मान लीजिए कि वस्तु की दूरी तो माइनस में हो गया लेकिन प्रतिबिंब अगर इस पार बनता है, इस पार अगर प्रतिबिंब बन जाती है तो वहाँ प्लस भी का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई h हो जाएगा। और अगर वस्तु इस पार प्रतिबिंब इस पार बनती है, अगर जिस कंडीशन में बन रही थी, हम इधर रखे थे तो बन रही थी काल्पनिक इस पार प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वहाँ ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई भी प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों चिन्ह परिपटी आपने पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी सिद्ध करने वाले हैं या फिर वो f बराबर r/2 हो या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो, ये सारा सिद्ध करने वाला का अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये दर्पण चैप्टर में ही आता है। तो इसके बाद आपका ये प्रूफ करने वाला है, तो ये प्रूफ करने वाला देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो पार्ट 2 में दोस्तों हमने चिन्ह परिपटी तक पढ़ लिया है। पार्ट 2 तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 बिल्कुल देखें कि पार्ट 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे पार्ट 3 में चैप्टर को क्लोज करने के लिए। तो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 1 बिल्कुल देखें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि एक स्किप में आपके 10 से 15 सेकंड में कोई एक क्वेश्चन निकल जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा और आप लोग पछताते रह जाएंगे। इसीलिए पार्ट 1 भी देखिए, पार्ट 2 भी देखिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और बिल्कुल पढ़ सके इस लॉकडाउन के माहौल में और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमें और आगे इस वीडियो बनाने के लिए और आगे अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।